इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग रोग और रोग निदान वाले भाग में अध्ययन करेंगे हार्ट के वाल्व, ट्राइकॉस्पिड वाल्व के रोग, रिगर्जिटेशन, है ना। ट्राइकॉस्पिड वाल्व रिगर्जिटेशन, है ना। ये आपका ट्राइकॉस्पिड रिगर्जिटेशन ये क्या होता है ना। रिगर्जिटेशन क्या होता है, चलिए हम समझते हैं। पहले ट्राइकॉस्पिड वाल्व कहाँ होता है। ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व आपको राइट एट्रियम से और राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाने के लिए जो आपका जो खिड़की जो दरवाजा या बल्ब लगा रहता है उसको हम कहते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व, है ना। और ट्राइकॉस्पिड वाल्व, है ना, जब इसमें आपको लीकेज हो जाता है, इनकी पत्तियां आपको उसमें छिद्र हो जाता है ना। तो जब राइट वेंट्रिकल सिस्टोल करता है ना, और उस समय ट्राइकॉस्पिड वाल्व बंद हो जाना चाहिए और पल्मोनरी आपको वाल्व के माध्यम से आपको पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाना चाहिए। लेकिन आपको कभी कभी क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल जब सिस्टोल करता है तो ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व बंद नहीं हो पाता है और ब्लड आपको राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपको राइट एट्रियम में भी जाने लगते हैं ना, उल्टे जाने लगते हैं ना। और यानी आपको उसमें ये आपको राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपको राइट एट्रियम में जाने लगता है, लीकेज हो जाता है। यानी बल्ब सही से पत्तियां बंद नहीं हो पाती हैं, खुली रह जाती हैं और ये खराब हो जाती हैं, जिसके चलते आपको ब्लड पुनः आपको राइट एट्रियम में जाने लगता है। इसी को हम कहते हैं आपको रिगर्जिटेशन, यानी ट्राइकॉस्पिड आपको रिगर्जिटेशन या ट्राइकॉस्पिड वाल्व का रिगर्जिटेशन हो जाना, यानी पत्तियों का आपको ठीक से बंद नहीं हो पाता है, नहीं बंद होता है और ब्लड लीक कर जाता है ना। इसको ही हम कहते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व आपको रिगर्जिटेशन। इसमें होता क्या है कि इसके कारण आपको राइट वेंट्रिकल पर और फिर राइट एट्रियम पर आपको एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है ब्लड का, है ना, क्योंकि ब्लड आपको ऊपर नहीं जा पाता है, पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से आपको आर्टरी के माध्यम से आपको नहीं जाता, आप लंग्स में नहीं जा पाता है। ये ब्लड आपको इसमें दबाव पड़ता है और फिर ये खुल जाने के चलते, लीक हो जाने के चलते ब्लड आर्टरी में चला जाता है, इसलिए राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल पर ब्लड का एक्स्ट्रा दबाव पड़ने लगता है। अब देखते हैं इसके कारण क्या होता है। तो सबसे पहला कारण आपको रेमेटिक हार्ट डिजीज या रेमेटिक फीवर, है ना। जैसे हमने कल भी इसकी चर्चा किए थे, है ना, पिछली क्लास में कि रेमेटिक फीवर या रेमेटिक हार्ट डिजीज में आपको स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया जो है हमारे लंग्स पर हमारे गले पर अटैक करता है और गले में इन्फेक्शन फैलाता है, गले में सूजन और दर्द पैदा करता है, फीवर पैदा करता है ना। ये बार बार अगर ऐसा प्रक्रिया हो रही है तो उस परिस्थिति में हमारे शरीर की आपको इम्यून सिस्टम जो है, प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, आपको जिसका काम है बाहरी बैक्टीरिया और वायरस, हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस को पहचान करके उसको मारना, है ना। तो यह खुद इसका मैकेनिज्म जब गड़बड़ हो जाता है तो खुद के सेल्स हार्ट के सेल्स पर अटैक करती हैं, हार्ट के वाल्व के ऊपर अटैक करती हैं और उसको आपको भक्षण करते हैं, उसको नष्ट करते हैं, खराब कर देती हैं, है ना। तो ये आपका उसके कारण भी आपको ये रिगर्जिटेशन हो सकती है। दूसरा कारण है कि कभी कभी जन्मजात बच्चों में बचपन से ही, जन्म के समय से ही उसके हार्ट में रिगर्जिटेशन की आपको मतलब संभावना हो जाती है या रहती है ना। तो ये आपका उसके कारण भी हो सकता है। और तीसरा कारण एंडोकार्डियाइटिस, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि आपको हार्ट का 3 आपको लेयर, बाहरी लेयर जो होता है हार्ट की सुरक्षा प्रदान करता है, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और फिर मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम निचला लेयर होता है, एंडोकार्डियम सबसे आपको अंदर वाला लेयर होता है जो ब्लड के संपर्क में रहता है और इसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इसके बहुत संपर्क में नजदीक रहते हैं माइट्रल बल्ब या आपको ट्राइकॉस्पिड बल्ब,
तो जब एंडोकार्डियाटिस रोग होता है तो इन्फेक्शन आपको फिर ट्राइकोस्पिड बल्ब में लग जाता है, उसके चलते उसकी पत्तियां नष्ट हो जाती हैं, उसमें लीकेज हो जाती है ना। और फिर आपको पल्मोनरी हाइपोटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, यानी पल्मोनरी हाइपरटेंशन का लंग्स के आर्टरी में, है ना, लंग्स के आर्टरी में आपको कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाने के कारण आपको ब्लड काफी प्रेशर के साथ में, ये जो आपको वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल काफी प्रेशर डालता है, आपको इसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल या एक्स्ट्रा आपको फैट्स जम जाते हैं, की नलिकाएं संकीर्ण हो जाती हैं और ब्लड का प्रेशर पड़ता है इस पर, और उसके चलते आपको आर्टरी वेंट्रिकल को काफी मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत करने इसके आपको मसल्स कमजोर पड़ जाते हैं, और फिर इसका साइज इनलार्ज कर जाता है, साथ साथ में आपको ट्राइकोस्पिड बल्ब का भी साइज इनलार्ज कर जाता है, बढ़ जाता है, जिसके लीकेज होने लगती है। और फिर लेफ्ट आपको वेंट्रिकल, है ना, और आर्टियम, है ना, लेफ्ट हार्ट का लेफ्ट भाग जो अगर आपका फेल्योर हो जाता है तो उस परिस्थिति में भी आपके लंग्स पर, है ना, फेफड़े पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है ना, हाइपरटेंशन, यानी लंग्स के आपको हाइपरटेंशन, या इसको क्या कहेंगे, आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है, यानी ये लेफ्ट साइड का हार्ट आपको फेलियर हुआ तो फिर ब्लड आपको लेफ्ट आर्टरी में नहीं आ पाएगा, और उसका प्रेशर पड़ेगा आपको आर्टरी पर, लंग्स के आर्टरी पर, और वो प्रेशर धीरे धीरे आपका राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरी पर पड़ेगा। तो राइट वेंट्रिकल पर जब प्रेशर पड़ेगा, ये आपको जब सिस्टोल करेगा तो इसमें से ब्लड आपको बहुत मेहनत के साथ में आगे बढ़ेगा, बार बार राइट वेंट्रिकल आपको सिस्टोल होगा, उसमें प्रेशर पड़ेगा और उसकी मसल्स कमजोर होते जाएंगे, और धीरे धीरे इसका साइज आपको बढ़ जाएगा, है ना, और फिर उसके साथ साथ में ट्राइकोस्पिड बल्ब का भी साइज बढ़ जाएगा, और फिर वहां से लीकेज होने लगेंगे। क्रोनिक लंग्स डिजीज, है ना, जैसे फाइब्रोसिस है, लंग्स कैंसर है ना, और या ट्यूबरकुलोसिस है, उस परिस्थिति में भी आपको कभी कभी ट्राइकोस्पिड बल्ब में लीकेज आपको देखने को मिलते हैं, यानी आपको ट्राइकोस्पिड रिगर्जिटेशन आपको होती है। इसके अलावा आपको पेसमेकर, है ना, जो नेचुरल पेसमेकर हार्ट को धड़काने में मदद करते हैं, तो इस पेसमेकर की आपको तकनीकी गड़बड़ी के चलते पेसमेकर के सारे वायर जो हैं आपको राइट आर्टियम पर, राइट वेंट्रिकल पर, है ना, फिर ट्राइकोस्पिड बल्ब पर चारों तरफ फैले रहते हैं, है ना। कभी कभी वो वायर कभी कभी आपको ट्राइकोस्पिड बल्ब के आपको पत्तियों में फंस जाते हैं, या फंस जाते हैं तो फिर उसकी पत्तियां बंद नहीं हो पाती है ठीक से, और लीकेज होने लगता है। और कभी कभी आपको ये वायर जो है चारों तरफ फैली है, ट्राइकोस्पिड आपको राइट वेंट्रिकल पर, फिर ट्राइकोस्पिड बल्ब पर, और फिर आपको आर्टरियम पर, इनके मसल्स में वायर फैले हुए, कभी कभी आपको उन वायर में घर्षण होता है, मसल्स में घर्षण होता है, और फिर कभी कभी इसके आपको साइज मॉडरेट कर जाते हैं, है ना, और फिर उसमें मॉडरेट करेंगे, साइज बढ़ जाएंगे, तो फिर आपका ट्राइकोस्पिड बल्ब का भी साइज बढ़ जाएगा, और वहां लीकेज होने की संभावना आपको बढ़ जाती है। कभी कभी चोट लगने के कारण भी आपको ट्राइकोस्पिड बल्ब रिगर्जिटेशन आपको हो जाता है। लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, जैसे आपको थकान और कमजोरी, क्योंकि जब आपका शुद्ध रक्त आपको लेफ्ट एट्रियम में नहीं आएगा, वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, और फिर पूरे शरीर में आपको नहीं जाएगा, तो फिर वहां पर एटीपी ऊर्जा नहीं बनेगी, और फिर आपको सेल्स टिश्यू को एनर्जी नहीं मिलेगी, आपको थकान कमजोरी महसूस होगी। इसके अलावा आपको जब सांस लेने में इसमें आपको कठिनाई होती है, तो अगर वही व्यक्ति जिसका आपको ट्राइकोस्पिड बल्ब रिगर्जिटेशन हुआ है, तो उसमें पहले आपको जब मेहनत करेगा, सीढ़ी चढ़ेगा, है ना, तब आपको उसके मतलब सांस लेने में तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर ये आपको आराम की अवस्था में भी सांस लेने में दर्द आपको मतलब दिक्कत होने लगती है। कभी कभी चेस्ट में भी पेन आपको, राइट साइड में पेन आपको हल्का
मिलता है। और फिर हार्ट की धड़कन आपको तेज हो जाती है, कभी कभी रुक रुक कर भी चलती है ना। और पैरों में, टखनों में आपको स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है ना। गर्दन की नसें जो है आपको फूली फूली नजर आती हैं, और फिर उसमें धड़कन भी आपको देखने को मिलती है ना। ये आपका पेट में सूजन, ये लीवर में आपको ये आपको ये सुपीरियर वेना केवा या इंफीरियर वेना केवा एब्डोमेन एरिया में लीवर से इसका संपर्क रहता है ना। तो फिर लीवर में भी ब्लड का कंजेशन होने लगता है, लीवर इनलार्ज हो जाता है ना। और फिर पेट में राइट साइड में पेन भी होने लगता है, कभी कभी आपको ये पेट में हमारे फ्लूइड भी बढ़ जाते हैं इसके गड़बड़ी के चलते, है ना। और सिम्टम भी आपको ये प्रमुख सिम्टम है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ कौन कौन औषधियां इनके रोगों पर आपको मदद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको एक्सटर्नल में A2C5 और G या W है ना। एक्सटर्नल में A2 प्लस C5 प्लस G है ना। A2C5G का आपको D4 से है ना, या W है ना, या W आपको D4 से कंप्रेस, हॉट कंप्रेस लगा सकते हैं। दूसरे नंबर में आपको A3 प्लस C1 या C5 प्लस आपको F1 है ना। ये तीन औषधि जो है आपको A3 को थर्ड डाइल्यूशन में, और फिर अगर ये आपका मतलब रिगर्जिटेशन है ना, तो रिगर्जिटेशन है तो इसमें जो है C1 C5 F1 को भी थर्ड या फिफ्थ डाइल्यूशन में आप पीने के लिए दीजिए, है ना। इंजेक्शन नंबर जो है, इंजेक्शन नंबर आपको 12 है ना, 12 या 29 नंबर आपको काफी प्रभावी होती है ना। और फिर सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है या हाइपोटेंशन है ना, लंग्स हाइपोटेंशन या पल्मोनरी हाइपोटेंशन या ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, तो ब्लड प्रेशर की दवा इसमें हम अलग से इंक्लूड करेंगे, है ना। बी और फिर A1 को आपको हाइयर डाइल्यूशन में देंगे ब्लड प्रेशर कंट्रोल। लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ा क्यों, है ना, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है, और उसके सहायक औषधियों को भी साथ में लेकर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो लाभ आपको मिलेगा।